जय हिंद फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने प्रकाश के परावर्तन के नियमों को स्थापित करने का प्रयास किया था और आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन के नियमों की व्याख्या हम लोग इसमें करने वाले हैं। प्रकाश के अपवर्तन के नियम को स्थापित करने वाले हैं और दोनों में से कोई एक प्रश्न उम्मीद है कि 2025 के बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट है। दोनों में से कोई एक प्रश्न आ ही जाता है अमूमन आपके एग्जाम में और आपको पूरे 5 मार्क्स दिला के जाता है। तो आइए आज के व्यंजक को समझते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के नियम को सत्यापित करते हैं तरंगिका सिद्धांत के आधार पर। तो सबसे पहले हम लोग फिगर को देखेंगे और फिगर को समझेंगे, उसके बाद कैलकुलेशन को देखने वाले हैं। तो आइए यहां पे समझते हैं। मान लीजिए Mn कोई अपवर्तक सतह है। पिछले वीडियो में जब हम परावर्तन के नियम को सत्यापित किया था तो उसमें परावर्तक सतह बताया था और परावर्तक सतह एक तरफ से कलई किया गया होता है तभी वह प्रकाश का परावर्तन करता है। लेकिन अपवर्तक सतह उसको बोलते हैं, वह तल जो दो माध्यमों को अलग करता है उसको अपवर्तक सतह बोला जाता है। तो मान लीजिए कि इस अपवर्तक सतह के नीचे कोई अलग सघन माध्यम है और इसके ऊपर कोई विरल माध्यम है। चलिए यहां पे लिख दे रहा हूं, मान लीजिए कि माध्यम 1 कोई विरल माध्यम है, विरल माध्यम है जिसका अपवर्तनांक μ1 है और इसमें प्रकाश की चाल जो है, प्रकाश की चाल और इसमें प्रकाश की चाल जो है v1 है। मान लीजिए क्योंकि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल भी अलग अलग होता है, माध्यम के अपवर्तनांक पर, माध्यम पर डिपेंड होता है प्रकाश की चाल। और मान लीजिए नीचे जो है ये माध्यम 2 है, ये एक विरल माध्यम है। माध्यम 2 जो है यह एक, माफ कीजिए, यह एक सघन माध्यम है, सघन माध्यम है। सघन माध्यम किसको बोलते हैं? तो एक माध्यम के तुलना में जिस दूसरे माध्यम का घनत्व जो होता है उच्च होता है, और घनत्व उच्च होता है जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है उसको सघन माध्यम कहा जाता है, और जिसका घनत्व कम होता है जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है उसे विरल माध्यम कहा जाता है। ये छोटी छोटी बातें आप लोग पहले से जानते होंगे। मान लीजिए कि इस माध्यम का अपवर्तनांक जो है μ2 है और इसमें प्रकाश की चाल को मान लेते हैं कि इसमें v2 है। आइए अब फिगर पे ध्यान देते हैं। मान लीजिए अपवर्तक सतह पर कोई तिरछी समतल तरंगाग्र आपतित होती है। तो जब तिरछी आपतित होगी तो जब तरंगाग्र का एक छोर अपवर्तक सतह को टच करेगा तब यहां से हम स्पर्श रेखा खींचेंगे, यानी तरंगाग्र एक तल बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो मान लीजिए कि यह ए बिंदु यहां तक स्पर्श जब तक कर रहा है, जिस क्षण में, उस क्षण में ये एक तरफ का किरण जो है बी तक ही पहुंचा है, मान लीजिए, और यहां से बी से किसी समय, किसी क्षण t में यह किरण इस माध्यम के वेग v2 वेग से इस बिंदु तक पहुंचते, अपवर्तक सतह तक पहुंचती है। तो जिस क्षण में यह v2 वेग से इस बिंदु b डैश तक पहुंचेगी, उसी क्षण में, उसी समय काल में यह अपवर्तित होकर, यहां पे अपवर्तन के लिए थोड़ा सा हम अभिलंब पहले डाल दे रहे हैं, अभिलंब खींच दिए। तो ये जब विरल से सघन में आएगा
तो आपको पता होगा कि अभिलंब की ओर झुक जाएगा यह किरण, अपवर्तित होकर अभिलंब की ओर झुक जाएगा। तो जिस क्षण में मान लीजिए टी समय में v1 वेग से b से b डैश तक आता है, तो यहां से यहां तक के दूरी इक्वल टू 4 गुना समय, पिछले वीडियो में मैंने बताया था। v1 t इसका वैल्यू हो जाएगा, यहां तक आएगा उसी क्षण में, क्योंकि यह एक समान यह तरंगाग्र चलता है, इसका यह एक समान चलती है, तो उसी क्षण में ये ए जो है ए डैश तक यहां तक अपवर्तित होकर पहुंच जाएगा, और ये इसको जब हम मिलाएंगे तो ये जो होगा, ये थोड़ा सा बी डैश कट जा रहा है, हम यहां पे लिख दे रहे हैं इसको बी डैश को। तो ये जो होगा ये एक आपका तरंगाग्र हो जाएगा और ये दूसरा तरंगाग्र हो जाएगा। जो अपवर्तित किरण और यहां पे जो पहुंचा है अपवर्तक सतह के पास ये किरण, इससे मिलाएंगे तो ये दूसरा तरंगाग्र हो जाएगा। और यहां भी अपवर्तन होगा, पहले अभिलंब खींच लेते हैं, तो यहां भी किरण अभिलंब की ओर जब झुक जाएगा तो ये अपवर्तित होकर आगे की ओर चला जाएगा। तो इसमें जो ये गया है ये v2 वेग से ये अपवर्तित हुआ है, क्योंकि ये सघन माध्यम है, लेकिन समय उतना ही है, तो इसका वैल्यू जब हम लिखेंगे तो लिख सकते हैं v2t। अब सबसे जरूरी चीज हम यहां पे कोण को दर्शाने का प्रयास करेंगे। तो आपको पता है कि ये आपतित किरण इंसिडेंट रे है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच ये आपतन कोण बनता है। और पिछले वीडियो से ही मैं बताते आ रहा हूं कि तरंगाग्र पर किरण लंब होती है, यानी 90 डिग्री का यहां कोण बनता है। तो जब ये पूरा यहां तक 90 है तो ये और ये आई है, तो ये 90 माइनस आई होगा। और ये अभिलंब है और अभिलंब से यहां तक ये 90 है, और पहले से ये 90 माइनस आई है, तो ये वाला पार्ट आपका केवल आई हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यहां तक कोण आप समझे होंगे। अब यहां पे हम देखते हैं ये अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का कोण R, जब ये R है और ये अभिलंब है, अभिलंब है तो यहां से यहां तक का कोण 90 है, तो ये हो जाएगा आपका 90 माइनस R, ये वाला कोण हो जाएगा आपका 90 माइनस R, 90 माइनस R, ये हो गया आपका 90 माइनस R। और ये तरंगाग्र है और ये किरण है, तो ये 90 डिग्री होगा समकोण। तो ये 90 माइनस R, ये 90, तो ये वाला कोण हो जाएगा आपका R, यानी अपवर्तन कोण के बराबर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये कोण आपको समझ में आया होगा। यदि आप यह फिगर समझ गए तो इस व्यंजक में और कुछ नहीं रखा हुआ है, थोड़ा सा छोटा सा कैलकुलेशन आसानी से हम लोग कर लेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये कोण आपको समझ में आया होगा। आइए अब थोड़ा सा भाषा लिख लेते हैं। माना Mn एक अपवर्तक सतह है, माना Mn एक अपवर्तक सतह है जिस पर
कोई जिस पर ए बी कोई तिरछी ए बी कोई तिरछी समतल तरंगाग्र आपतित हो रही है। समतल तरंगाग्र आपतित हो रही है। अब चित्रानुसार त्रिभुज ए बी बी डैश में ये कोण जो है आपका 90 डिग्री है। कोण बी बराबर जो है वो 90 डिग्री है। तो ये आपका कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण H बराबर हो जाएगा ए बी डैश और लंब हो जाएगा क्योंकि थीटा कोण ये है आई, तो आपका लंब हो जाएगा P बराबर बी डैश बराबर V1T। तब साइन आई बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण, यानी बी डैश बटा ए बी डैश। तो साइन आई बराबर बी डैश का वैल्यू हो जाएगा V1T अपॉन इसका वैल्यू आपका इतना ही रहने देते हैं और इसको कर लेते हैं समीकरण 1। पुनः त्रिभुज ए डैश बी डैश में वही हो जाएगा कोण कोण ए डैश बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। तो कर्ण वही हो जाएगा ए बी डैश और लंब हो जाएगा आपका, ये जब थीटा कोण है तो ये आपका लंब हो जाएगा ए डैश। अब यहां पे साइन आर इक्वल टू हो जाएगा लंब बटा कर्ण, यानी कि साइन आर बराबर ए डैश बटा ए बी डैश। तो साइन आर बराबर ए डैश यानी V2T बटा ए बी डैश, समीकरण 2। यहां तक करने के बाद अब हम समीकरण 2/1 करने पर जब भाग लगाएंगे, इधर साफ कर दे रहा हूं, जब भाग लगाएंगे तो आपका हो जाएगा साइन 1/2 करेंगे, 1/2। तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू हो जाएगा आपका V1T अपॉन ए बी डैश भागा, गुना में चेंज करेंगे तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा ए बी डैश और ये V2T नीचे आ जाएगा। T से T कैंसिल, ये वाला से ये वाला कैंसिल हो जाएगा। तो साइन आई अपॉन साइन आर
इक्वल टू हो जाएगा V1/V2। तो आपको पता होगा कि दो माध्यमों में प्रकाश के चाल का अनुपात जो होता है वो उन माध्यमों के अपवर्तनांक के अनुपात के बराबर होता है। तो यहां पे लिख सकते हैं I sin I अपॉन साइन R इक्वल टू μ1/μ2, या इसको लिख सकते हैं ऐसे साइन I अपॉन साइन R और अपवर्तनांक को एक में लिख देते हैं म्यू। तो ये आपका हुआ स्नेल का नियम, स्नेल का नियम। ये प्रकाश का अपवर्तन का प्रथम नियम कहिए या स्नेल का नियम कहिए, यहीं तक आपको व्यंजक बनाना था। तो इस नियम को प्राप्त करना था। हमारा अपवर्तन का नियम सिद्ध हो चुका है। उम्मीद करते हैं ये व्यंजक आपको समझ में आया होगा। ये व्यंजक में सबसे पहले आप फिगर बनाने का प्रयास कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। समझ में ना आए तो वीडियो को रिवाइंड करके एक बार देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। उसके बाद भाषा थोड़ा सा था उसको लिखिएगा। कैलकुलेशन काफी आसान था, भाग लगाएंगे और उसके बाद आपको पता है कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे स्नेल का नियम कहा जाता है। और इसी नियम को अपवर्तन का नियम कहा जाता है। तो अपवर्तन का नियम की व्याख्या हम लोग कर चुके हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।